नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कल रात को सोने के बाद आज जब पूरे विश्व में लोग सोकर उठे तो ये पता चला कि 14 दिनों के लिए ईरान युद्ध जो इतने दिनों से चल रहा था उस पर सीज फायर लगा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए इस युद्ध को स्थगित करने की घोषणा की है, बशर्ते कि ईरान तुरंत हॉर्मूज खोल दे। अ, इस फैसले को ट्रंप ने दो तरफा युद्ध विराम यानी कि डबल साइडेड सीज फायर बताया है, जो क्षेत्रीय तनाव में अस्थायी कमी और कूटनीति के लिए जगह बनाने का संकेत दे रहा है। हालांकि ईरान की ओर से 10 सूत्री प्रस्ताव दिया गया है जिस पर बातचीत जारी रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने इस युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है। ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि इस कूटनीति का मतलब दुश्मनी खत्म होना नहीं है और हॉर्मूज तभी सीमित रूप से खुलेगा जब ईरान पर हमले बंद होंगे। हालांकि हमलों के लिए अगर आप देखें तो इजराइल की तरफ से ये हमला बंद हुआ है नहीं हुआ है, लोग ये भी कह रहे हैं कि हमले इजराइल की तरफ से जारी हैं। तो इजराइल क्या इसमें इकलौता अब अकेला पड़ रहा है? क्या अब अमेरिका भी हेल्पलेस है? ये 14 दिनों के सीज फायर के मायने क्या हैं? क्या ये युद्ध खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या फिर अभी भी कोई गुंजाइश बची है कि इसमें एस्केलेशन हो सकता है? और सबसे बड़ी बात कि जो पाकिस्तान एक अहम भूमिका में मध्यस्थता कराने में पाकिस्तान की जो एक अहम भूमिका नजर आ रही है, और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ये बैठक भी होने जा रही है शुक्रवार को। ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए, भारत की कूटनीति के लिए किस लिहाज से हम देखें। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर पाशा से शुरू करूंगी कि प्रोफेसर पाशा, ये 14 दिनों के सीज फायर के मायने क्या हैं? क्या हम ईरान युद्ध का अंत समझें? जी, धन्यवाद नीलू जी। ये फिलहाल के लिए जो खतरा था पूरी दुनिया पे मंडरा रहा था, ईरान के मसले को लेके इजराइल और अमेरिका जो हमला करने की बात कर रहे थे, सिविलाइजेशनल को सफ़े हस्ती से मिटाना, वो 2 हफ्ते के लिए टल गई है पाकिस्तान की मध्यस्थता से। तो ये 2-3 सवाल उभर के निकलते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। एक तो क्या इस टेम्पररी सीज़फायर या पॉज जंग से हुई है, इसको परमानेंट सीज़फायर में तब्दील किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। लगता तो यही है कि अमेरिका इतने भारी बमबारी के बाद अपने जो ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड टारगेट्स थे, उसमें कुछ हद तक कामयाब हुआ है। बमबारी से ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ है, ईरान भी मानता है और हमें भी इस पे गहराई से सोचना होगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो मिलिट्रीली इफेक्ट हुआ है वो अमेरिका है, क्योंकि उन्होंने हर एक हथियार, न्यूक्लियर वेपन को छोड़ के हर एक हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स और मिसाइल्स और हर तरीके से गोला बारूद उन्होंने ईरान पे दागा इजराइल के साथ। लेकिन ईरान को हरा नहीं सके मैदान जंग में। ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जो खोलने की बात कर रहे थे वो खोल पाए, ना सरेंडर ईरान से हुआ है, ना उनकी लीडरशिप, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को जो मारे हैं इतने सारे लोग, कमांडर्स, लीडर्स, उससे उनको कोई खास नुकसान हुआ है। तो ईरान जो जवाबी हमला किया है उसकी बलबूते पे उन्होंने ये सीज फायर को मान लिया है टेम्पररी। सिर्फ ये ट्रंप ही नहीं बताए, लेकिन ईरान के ऑफिशियल चैनल्स भी इसको मंजूरी दिए हैं बोल के दोनों तरफ से ऐलान हुआ है। ये देखिए, एक हाथ से थाली नहीं बजती। तो दोनों मिलके पाकिस्तान के मीडिएशन से ये हासिल कर रहे हैं। पूरी दुनिया को राहत मिली है। खास तौर पे ईरान में ईद का जश्न मनाया जा रहा है कि अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे, अपने आत्मनिर्भरता पे जो उनको यकीन था, जो कुर्बानी दिए थे, उसकी जीत जीत हुई है। अमेरिका को ज्यादातर 10 पॉइंट में से
एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो परमानेंट सीज फायर की बात हो, सैंक्शंस हटाना हो, कंपनसेशन होना हो, हार्मोस अपने कंट्रोल में रहने की बात हो, एनरिचमेंट यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हार मानना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने शायद अब्बास अराची से हंगरी में मिलके इसका जवाब दिए हैं बातचीत के बाद। तो मेरे ख्याल से ये पहले से ही मालूम था कि जेडी वांस इस जंग के खिलाफ हैं, और उन्होंने पूरा इसमें दम लगा के जो है सीज फायर की तरफ वो आगे बढ़े हैं। और इजराइल को भी आप जो आशंका बताए मजबूर है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हालांकि नेतन्याहू इसके सपोर्ट में थे। इनका पॉइंट जंग जारी रखना है और ईरान को तहस नहस करना बोल के वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि अब अमेरिका ही जो है अलग थलग हो रहा था सभी देशों से, और अमेरिका में भी उनके सपोर्टर जो है एक एक करके अलग थलग हो रहे थे। और चूंकि इलेक्शंस नवंबर में आने वाला है, उनकी तेल की कीमत बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, स्टॉक मार्केट गिर रहा था, सभी तरफ से ट्रंप की जो है इमेज घट रही थी पब्लिक ओपिनियन में। इन सब कारणों से अमेरिका के अंदरूनी और जो मिलिट्री डिफीट हुआ था और उनके जनरल्स को हटाया गया था, वो भी सलाह दे रहे थे कि अब हमला बंद करिए, अमेरिका को भी नुकसान होगा बोल के। इसको मद्देनजर रखते हुए ये सब सीज फायर का प्रयास हुआ है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर क्या हासिल कर सकते हैं ये 14 दिन में, या उसके बाद भी सीज फायर परमानेंट होगा, और कि किस हद तक ईरान और अमेरिका आगे बढ़ते हैं इस प्रयास जी, में। लेकिन जहां आपको तक लग रहा है भारत का जी। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए सर, जी हाँ, बोलिए। जहां तक भारत का ताल्लुक है, देखिए हमें इस पूरे डिप्लोमेटिक गेम में पाकिस्तान ने हमको बैकफुट कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है, और वो हुआ है अमेरिका के सपोर्ट से। अमेरिका ने तारीफ की है इस मध्यस्थता के लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को, ईरान ने भी सराहा है, और इनडायरेक्टली चीन और रूस और सऊदी अरेबिया और खाड़ी के देश, सभी देशों में पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक इमेज, प्रेस्टीज जो बढ़ गई है, और उनको स्ट्रेटेजिक फायदा भी हुआ है इससे। एक तो अमेरिका उनके पीछे है, चीन तो पहले ही था, और खाड़ी के देश और टर्की भी उनके साथ है, और ये भारत हमला करने के अगर प्रयास करता है तो ये पूरे देश पाकिस्तान के पीछे होंगे, और भारत को मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जो भारत और इजराइल के रिलेशंस हैं, उससे भी पाकिस्तान को खतरा था, चूंकि अब ये मध्यस्थता करके प्रोमिनेंट रोल अदा कर रहे हैं, तो अमेरिका भी इजराइल को रिस्ट्रेन कराया है कि पाकिस्तान को ऐसा कोई काम मत करिए, उनके नेशनल सिक्योरिटी पर जो असर होता है। तो अगर ईरान, पाकिस्तान और टर्की और खाड़ी के देश मिलते हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ा जो है चैलेंज है आगे चल के हमारी डिप्लोमेसी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और हमें बहुत बड़े पैमाने पे प्रयास करना होगा, क्योंकि हम ब्रिक्स में अलग ही नहीं हुए हैं, अलग थलग ही नहीं है जिसके चेयरमैन हैं, लेकिन रूस और अमेरिका इन सब खाड़ी के देशों से रिश्ते बहाल करना बहुत बड़ा टास्क है इस गवर्नमेंट को। और ये जो पर्सनलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी चला रहे थे हमारे प्रधान जी, मेरे ख्याल से उससे भारत अलग थलग हो गया है, और जो हमको इमेज थी, हमारी प्रेस्टीज थी, जो हम मीडिएशन रोल कर सकते थे, उसके हम हकदार जो थे वो नहीं हो रहा है। और यही कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जो हुआ है, उसका नतीजा है। हम उसको आगे भी चल के भुगतेंगे, क्योंकि हमारी नज़र ग्लोबल साउथ में भी जो है बहुत गिर गई है, और बड़े देशों के साथ भी हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं है जितने होना चाहिए था। जी।
मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो 14 दिनों का सीज फायर हुआ है, क्या हम इसे युद्ध का अंत माने? 14 दिन में ये कहा जा रहा है कि जो टर्म्स एंड रेफरेंसेस हैं, जो पूरी डील है, जो नेगोशिएशन है, उसको पूरा किया जाएगा। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में इसको लेकर बैठक भी है और बैठक हो सकता है कि अभी कई दिनों तक चले। 14 दिन का जो समय मांगा गया है सीज फायर के लिए, और उम्मीद है कि ये जो युद्ध है ये फाइनल शेप में पूरा सीज फायर आ जाएगा, जिसमें कि 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम जो ईरान का है उसमें सारी चीजें वो इंक्लूड की जाएंगी। लेकिन आपको लग रहा है कि इजराइल इतना चुपचाप बैठने वाला है, और क्या ये जो पीस प्लान है इसको लेकर इजराइल को मानना पड़ेगा? और वही सवाल कि क्या वाकई में युद्ध का अब अंत दिख रहा है आज के अनाउंसमेंट के बाद? जी, मेरे ख्याल से रास्ता तो इन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। कहीं दिल्ली से आगरा जाने के लिए आप सही रोड पर भी चल दीजिए तो आगरा पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन दिशा ठीक है, दिशा गलत नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें आपको होता यह है कि ज्यादा जो हल्ला मचाता है लोग उसी की बात सुनते हैं, और जो हल्ला कम मचाता है लोग उसकी बात कम सुनते हैं। तो हम लोग बहुत बात कर तो ये रहे हैं कि सीज फायर हो गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन ये जो भी हुआ है ये दो पक्षों के बीच में हुआ है। दूसरा पक्ष ईरान है। ईरान ने क्या बोला है ये अगर आप देखना शुरू कीजिए तो ईरान के विदेश मंत्री अरगाची साहब ने एक लिखित स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट में सबसे पहली बात तो ये कि कहीं पर उन्होंने सीज फायर का नाम नहीं लिया है। ट्रंप साहब की बात छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ ईरान तो उतना ही बड़ा है ना, क्योंकि ये दो पक्षों के बीच में, तो दूसरा पक्ष इस चीज को किस रूप में देख रहा है? ईरान ने कहीं ये नहीं कहा कि ये सीज फायर है। ईरान सिर्फ ये कह रहा है कि अगर मेरे ऊपर हमला नहीं होगा तो मैं अपने रक्षात्मक कार्रवाई नहीं करूंगा। तो ईरान आज तक ये युद्ध इसीलिए लड़ रहा था, वो कह रहा था कि मैंने युद्ध शुरू नहीं किया, आप मेरे ऊपर मिसाइल गिराते थे, जवाब में मैं आपके ऊपर मिसाइल गिराता था, आपने अगर गिराना रोक दिया है तो मैं भी अपनी तरफ से गिराना रोक दूंगा। तो इसका मतलब ये है ईरान इसको सीज फायर के रूप में नहीं देख रहा है। ईरान देख रहा है कि आप अगर हमला रोकोगे तो मैं भी वापस हमला रोक दूंगा। दूसरी बात यह कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहीं पर भी ट्रंप साहब का नाम नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ एक जगह नाम लिया है, पोटस करके, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसका शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि ईरान इस पूरे युद्ध को कहीं व्यक्ति प्रधान होके नहीं ले रहा है, वो एक व्यवस्था प्रधान होके ले रहा है। हमें पता है युद्ध शुरू हुआ था, दूसरे ही दिन ईरान के कैप्टन जो है, ईरान के जो लीडर थे, ईरान के जो खमेनी साहब थे, उनको अमेरिका ने मार दिया। तो कैप्टन के मरने के बावजूद, पहले बॉल पर कैप्टन के आउट होने के बावजूद पूरी टीम अगर 40 दिन तक ये मैच खेल ली, तो आपको ईरान को समझना पड़ेगा कि ईरान इस चीज को कोई व्यक्ति के ट्रंप वंप उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उनको पता है कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही 100 से ज्यादा एमपीओ ने अभी तक उनके खिलाफ एक महाभियोग लाने की बात कर दी है। उनका कैबिनेट शायद बैठ के आज शाम तक, हो भी सकता है कि ट्रंप साहब की नौकरी चली जाए, ट्रंप साहब का राष्ट्रपति पद चला जाए। तो ईरान इसको देख रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो ये कहा है उसको हम मान रहे हैं। तीसरी बात ये कि ईरान के विदेश मंत्री के कहने के अनुसार हॉर्मुज पर पूरा का पूरा कब्जा अभी भी ईरान का है। उसका कहना है कि आपको हॉर्मुज की खाड़ी से किसी भी देश को अगर बाहर निकलना है तो वो मुझसे बात करें, ईरान की सेना से बात करें, ईरान की सेना उंगली पकड़ के एक एक जहाज को बाहर निकाल देगी। तो पिछले 40 दिन से भी तो वो निकाल ही रही थी, ऐसा तो नहीं था कि वो नहीं निकाल रही थी। भारत ने भी ईरान से बातचीत की, उसके बाद ईरान के जहाज आया और भारत के जहाज को बाहर निकाल के दे दिया। बीच में उसके बारे में, उसके बीच में वो उसका चुंगी वसूलता है। तो हमारे गडकरी जी भी तो, मैं जब कार लेके चलता हूँ तो गडकरी जी बीच में टोल लगा देते हैं, पैसा ले लेते हैं 200-300 रुपया। तो उसी तरह से ईरान भी ले पैसा, तो अलग बात है। लेकिन कुल मिला के हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का है। सीज फायर को, ईरान इस चीज को सीज फायर के रूप में नहीं देख रहा है, और ईरान इसको व्यक्ति प्रधान होकर नहीं देख रहा है। ट्रंप साहब की बात, ट्रंप ईरान के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनका खुद का कैप्टन मर गया तो उनको चिंता नहीं है, तो वो ट्रंप को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देंगे, वो एक व्यवस्था को महत्व दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो पंच का टेबल बैठा था, इस पंच के टेबल पर पाकिस्तान तो बैठा हुआ था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस पंच के टेबल पर न तो फादरलैंड इजराइल था, न तो फादरलैंड का सनलैंड मोदी सरकार थी, और न तो मोदी सरकार, जिनको रोज सुबह शाम ब्रदर ब्रदर करके बुलाती है, वो ब्रदरलैंड के कोई यूएई या सऊदी अरब या कतर या बहरीन, ये सब भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये अपने आप में बताता है कि जिस तरह से पाशा जी ने कहा कि अमेरिका थक गया था। हालांकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा बमबारी की ईरान पे, ये सच है, लेकिन ईरान की ताकत इतनी थी कि ईरान टिक गया।
और 5 दिन के क्रिकेट मैच में, टेस्ट मैच में किसी को जीतना हारना जरूरी नहीं होता है। अगर कमजोर टीम ने मैच ड्रॉ भी करवा लिया तो उसको जीत मानी जाती है। तो इस तरह से ईरान ने इस चीज को जीत के रूप में देखा और सही भी देखा है। दुनिया ये बोल रही है कि ये जीत गए, क्योंकि ट्रंप साहब जिस तरह की जोर शोर से कल दिन में उन्होंने कहा था कि हम ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे, और 24 घंटे के अंदर आप उनके साथ सीजफायर की बात कर रहे हो, इसका मतलब सरेंडर तो ट्रंप साहब कर गए, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और हुआ ये है, अब आते हैं मामले भारत के ऊपर, कि मेरे जैसे हिंदू के लिए ना आज राहत भी है और थोड़ा मोहभंग भी है। राहत इसीलिए है क्योंकि विश्व युद्ध की चौखट पर जो दुनिया खड़ी थी वहां से वो लौट गई है। और दूसरा राहत ये कि मेरे घर में धीरे धीरे, आज नहीं तो हफ्ते 10 दिन के बाद, ये सिलेंडर जो है वो वापस आने लगेगा। दूसरी तरफ मोहभंग इसीलिए है कि पिछले 40 साल से जो मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, व्हाट्सएप के अंकल खुद को विश्व गुरु कह रहे थे, तो 40 दिन में तो विश्व गुरु ईरान निकल गया। तो विश्व गुरु हम कह रहे थे अपने आप को, उधर निकल गया 40 दिन में ईरान बन के विश्व गुरु। मोहभंग का दूसरा कारण ये भी है क्योंकि जिस भाजपा ने इस देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की घुट्टी पिछले 10-12 साल से पिलाई थी, उसके राष्ट्रवाद को पहले तो पिछले साल मई में ट्रंप साहब ने सीज फायर करके धराशायी कर दिया, और 11 महीने बाद आज ईरान ने दिखा दिया कि संस्कृति का मतलब 56 इंची गमछा लहराते हुए हिंदू राष्ट्र का नारा देना नहीं होता है। संस्कृति क्या होती है ये भी ईरान ने दिखा दिया। तो ये ऊपर से जले के ऊपर नमक छीट दिया है पाकिस्तान ने, विश्व युद्ध का पंच बन गया। अब सोचिए कि अगर ये विश्व पंच पाकिस्तान, विश्व गुरु ईरान और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, ये तीनों मिलकर भाजपा पर चढ़ जाएं कि हम तीनों मिलकर अब तुम्हारा कश्मीर का भी समझौता करेंगे, और जो ऑपरेशन सिंदूर के समय तुमने सिंधु नदी समझौता रोका था उसको भी हम खुलवाएंगे, तो भाजपा सरकार की तो हालत खराब होने वाली है। क्योंकि तीन, एक तरफ ईरान विश्व गुरु है, दूसरे तरफ पाकिस्तान विश्व पंच है, तीसरे तरफ डियर फ्रेंड डोनाल्ड है। ये तीनों मिलकर चढ़ जाएंगे तो कश्मीर हो या इंडस वाटर ट्रीटी हो, दोनों के ऊपर आपको बात करने की मजबूरी आपके ऊपर आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैं देर से समझा, लेकिन मैं दुरुस्त समझा कि, और ये समझा पिछले 40 दिन में, और खास करके आज समझा कि ट्रंप हो या भारत के प्रधान जी, कोई भी देश व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पावर दे देगा तो विकेंद्रित ईरान आएगा और मधुमक्खी बनके बड़े से बड़े 56 इंची शेर को धूल चटा देगा। ईरान ने यही किया था। जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था, अमेरिका और इजराइल को लगा था कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, जो उनके कैप्टन हैं, उनको हम मार देंगे तो ईरान सरेंडर कर जाएगा। उनके 2 महीना पहले उनका अनुभव भी उसी तरह का आया था वेनेजुएला में। मादुरो को इन्होंने उठा लिया, पूरा वेनेजुएला इनके हाथ में आ गया। तो इनको लगा कि सत्ता केंद्रीकृत होती है, ईरान के पास केंद्रीकृत सत्ता है, उसके कैप्टन को आप उठा लोगे तो पूरी टीम सरेंडर कर जाएगी। लेकिन ईरान अपने आप में, लोगों की ये गलतफहमी रही है इतने दिनों में कि ईरान को लोग धार्मिक चश्मे से देखते हैं कि कोई धार्मिक कट्टरवाद का देश है। हो सकता है वो हो, लेकिन ईरान में अगर वो धर्म है भी जो कट्टरवाद का धर्म है, जिस इस्लाम को वो लोग मानते हैं, शिया इस्लाम को, वो अगर है भी तो वो 1500 साल पुराना है। जबकि ईरान की जो फारस की सभ्यता है वो 6000 साल पुरानी है। उनका अपना, उसकी लिपि अपनी है, उसका खान पान अपना है, उसकी व्यवस्थाएं अपनी है। तो वहां की जो सभ्यता है वो सभ्यता ने समझ लिया, जैसे इन्होंने खुमैनी को मारा, इसी ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अब ईरान एक ईरान नहीं रहा, अब ईरान 31 ईरान बन गया है। उन्होंने डिसेंट्रलाइज मोजाइक डिफेंस एक्टिवेट कर दिया। डिसेंट्रलाइज मोजाइक डिफेंस का मतलब, मेरे ईरान में जो 31 अलग अलग कमांडर हैं सेना के, वो अब स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू करेंगे। ईरान का कोई एक ईरान नहीं रहेगा। तो अचानक हुआ ये कि जिस ईरान को ये शेर समझ के गए थे और एक गोली से मारने का प्लान किया था, जैसे ही उस ईरान को गोली लगी, वो शेर के रूप छोड़ दिया, वो मधुमक्खी के रूप में आ गया। अब मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर आप अगर गोली चलाएंगे तो 2-4 मधुमक्खी तो मर सकती है, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां इतनी ज्यादा होती हैं कि गोली चलाने वाले का बंदूक का गोली खत्म हो जाएगा, मधुमक्खी खत्म नहीं होगी, उल्टा उसके ऊपर डंक भी लग जाएगा। तो ईरान ने अचानक ये जो डिसेंट्रलाइज मोजाइक डिफेंस है उसको एक्टिवेट कर लिया, और उसके चलते एक के बदले 31 ईरान बन गया। और पिछले 40 दिनों से हमने देखा कि लगातार वो मिसाइल पर मिसाइल, जितना उसके ऊपर हमला होता था उसका पूरा का पूरा ठोस जवाब रोज शाम में वो देता था। तो ये देते देते अमेरिका को ये पूरा ईरान ने ये समझा दिया। इस युद्ध में ईरान की जीत बताती है कि कैसे चुपचाप अपनी क्षमता विकसित करते रहने वाला बड़े से बड़ा बकैत का भी सरेंडर करवा देता है। इस युद्ध में हमने देखा ईरान ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, वो केवल कर रहा था। पिछले 50 साल से वो एक देश था जिसके ऊपर आपने प्रतिबंध लगाया हुआ था। दूसरी बात ये कि पिछले 40 दिन पहले हमारे ही प्रधान जी ईरान को तय करके आ गए थे, क्योंकि आप इजराइल की जय करके आ गए थे। आप इजराइल की जय और ईरान की तय करके आए थे। 40 दिन के अंदर वो ईरान ने अपनी इतनी क्षमता दिखा दी कि 50 साल में उसने क्या किया है
वो सब जब उसने दिखाना शुरू किया, तो क्षमता जब विकसित व्यक्ति की होती है या व्यवस्था की होती है या संस्था की होती है या राष्ट्र की होती है, तो आप जब व्यवस्था अपनी शक्ति का विकास करते हैं, अपनी शक्ति को विकसित करते हैं, अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, तो उतनी देर के लिए आप बकैती नहीं करते। इसका मतलब है कि आप जिम में जाके अगर वेट उठा रहे हैं, उस समय आप ज्यादा चिल्लाते नहीं है, मुंह आपका बंद रहता है। तो हमें ईरान ने बता दिया कि बकैती कैसे कम की जा सकती है। ट्रंप साहब क्या करते हैं, सुबह से शाम तक बकैती करते रहते हैं, सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी सभ्यता को खत्म कर देंगे। अब कैसे उनको समझाया जाए कि सभ्यता मनुष्य से पुरानी होती है, एक मनुष्य का जीवन 100 साल रहता है, सभ्यताएं हजार साल चलती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था उन्होंने बता दी, तो मेरे ख्याल से इस पूरे के पूरे युद्ध में ईरान एक विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरा है, निश्चित रूप से उभरा है। पाकिस्तान एक अवसर के तलाश में एक अच्छे स्थिति में अपने आप को पा रहा है, वो एक विश्व पंच बन गया है। और भारत जैसा देश या अमेरिका के साथ जो लोग खड़े थे, उनको काफी घाटा हुआ है। चाहे अमेरिका के साथ, चाहे खुद अमेरिका खड़ा हो, अमेरिका को घाटा हुआ है। उसकी जो दुनिया भर में साख थी वो गिर गई है। इजराइल की साख गिर गई है। जो अमेरिका के साथ खड़े थे खाड़ी के देश, उनकी साख गिर गई है। भारत की भाजपा भी अगर बार बार ये अमेरिका के साथ खड़ी थी तो उनकी भी साख गिर गई है। दूसरी तरफ जो चुप रहते थे और अपना काम ढंग से करते थे, चाहे वो ईरान हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, वो लोग क्योंकि बात कम करते थे, काम ज्यादा करते थे, वो ज्यादा मजबूत बन के उभरे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बड़े सवाल यहाँ से क्या शुरू होते हैं प्रोफेसर पाशा, क्योंकि युद्ध तो चलिए 14 दिन के लिए अब सीज फायर हो गया, अभी पीस प्लान क्या बनेगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मुख्य सवाल भारत के पर्सपेक्टिव से, ईरान के पर्सपेक्टिव से और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से क्या निकलते हैं, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बैकलैश तो होगा ही होगा। ठीक है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उनका स्टैचर बढ़ गया भारत में और खासकर अमेरिका में। अब डोनाल्ड ट्रंप को क्या झेलना पड़ेगा? जी, देखिए एक एक करके मैं देखना चाहता हूँ। भारत को भी राहत मिली है, क्योंकि ये टेम्पररी राहत है, क्योंकि तेल और गैस वहाँ से खाड़ी के देशों से निकलना अभी भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ जो ऑयल टर्मिनल्स, रिफाइनरीज और गैस फैसिलिटीज को जो बमबारी से नुकसान हुआ है, वो कई हफ्ते या महीने लग जाएंगे उसको दुरुस्त करने में, रिपेयर करने में। हाँ, अगर ईरान का तेल आता है तो वो अच्छी बात है, या इराक का भी आने लगा, क्योंकि वहाँ के पाइपलाइंस या दूसरे को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन कुवैत और सऊदी अरेबिया और इमारात में काफी नुकसान हुआ है, वहां से तेल या गैस कतार के आने में काफी टाइम लगेगा। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से हमारे जहाज फूड और दूसरी चीज़ें लेके जा सकते हैं, उसमें बहाली होगी, वो बिग रिलीफ है। और एयरलाइंस भी जो है धीरे धीरे अपना कनेक्टिविटी गल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं, और लोगों का जो वहाँ फंसे थे उनको भी राहत मिलेगी। हजारों के लोग, बल्कि लाखों के लोग, मैं बताता हूँ, वो परेशान थे, आने के लिए बेचैन थे, उनको भी राहत मिलेगी फ्लाइट्स अगर रिज्यूम होते। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है भारत के लिए। लेकिन डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली ये जो है बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे कि आपने कहा, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसकी काफी विक्ट्री है, और ये 12 दिन में कुछ ना कुछ अमेरिका को, ईरान को मना सकते हैं, तो ये आगे बात बढ़ सकती है। क्योंकि अमेरिका पहले ही बता दिया कि वो बहुत सारे चीजें 10 पॉइंट जो ईरान पेश किया है उनके रिस्पांस में 15 पॉइंट में, तो बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, सैंक्शंस को लेके, और हार्मोज को लेके, और परमानेंट सीज फायर को लेके, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम हो सकती है वो इजराइल की तरफ से है, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ईरान के कुछ प्रवक्ता इजराइल के प्रवक्ता कर रहे हैं कि ये सीज़फायर जो है हिजबुल्लाह या हूती और दूसरे थिएटर्स में लागू नहीं होता है, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में है, और हम इसका एहतराम करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन
अगर सीज फायर दोनों तरफ से होता है, हिजबुल्ला या हूती की तरफ से, जी वो मिसाइल नहीं दागेंगे और इजराइल उन पे हमला करता है और जारी रखता है साउथ लेबनान में टाइम के पास जो उनका लेने का इरादा है, तो ये उल्लंघन माना जाएगा हिजबुल्ला की तरफ से और ईरान की तरफ से भी। तो जवाबी कार्रवाई होगी और वायलेशन ऑफ पीस एग्रीमेंट होगा, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि सभी थिएटर्स में सीज फायर होगा, सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिमांड था कि पूरे एरिया में, इंक्लूडिंग हूथीज और दूसरे थिएटर्स में। तो अमेरिका के लिए जो है ये बहुत बड़ी हार है, जो कि मानना नहीं चाहते थे ट्रम्प, और धमकी पे धमकी देते थे, और जेडी वांस ने बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा। लेकिन अब इलेक्शंस के लिए दोबारा जो पॉपुलैरिटी उनकी अफेक्ट हुई थी, धीरे धीरे बहाल करने की कोशिश करेंगे। पहले रिपब्लिकन पार्टी इसको जीत बोल के बताएगी, ट्रम्प तो अपना ढोल बजाएंगे, तो काफी मुश्किल होगी, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा अभी 3-4 महीने में तेल और गैस के कीमत इन्फ्लेशन में इतना जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जो मुश्किलात हैं अमेरिकन सिटीजन्स को, वो बरकरार रहेंगे, उससे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी चलेगा। जी ठीक। अब मैं अंतिम कमेंट के लिए मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? क्या ये 14 दिनों में क्या पाकिस्तान वाकई में फाइनल शेप इस पूरे पीस प्रपोजल को दे पाएगा, या फिर भारत के लिए एक मौका है कि ये मौका पाकिस्तान की गोद से खींच ले और अपने फेवर में संक्षेप? नहीं, ये दोनों चीजें नहीं होने वाली है। ये हमें पता है, जिस तरह से ट्रम्प साहब बमबारी कर रहे थे, लेकिन उनका रास्ता कहीं जा नहीं रहा था, क्योंकि इस पूरे के पूरे युद्ध में जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ईरान ने हॉर्मुज को पकड़ लिया, क्योंकि हॉर्मुज से दुनिया भर के आधा या 1/3 तेल और एनर्जी, मतलब उनका ये जाता है, क्या कहते हैं, एनर्जी, ऊर्जा जाती है। ऊर्जा का मतलब सिर्फ पेट्रोल की ऊर्जा नहीं, गैस की ऊर्जा भी, और खाने के लिए जो यूरिया की जरूरत है, खाद की ऊर्जा भी। तो ये पूरा का पूरा उसने क्योंकि नल पकड़ लिया था, इसीलिए ईरान के ऊपर अमेरिका चाहे जितनी बमबारी कर ले, लेकिन हॉर्मुज क्योंकि जमीन नहीं है, हॉर्मुज पानी है, पानी पे आप बमबारी नहीं कर सकते, तो हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का था, ईरान का है और ईरान का रहेगा। और मेरे ख्याल से इसी के आसपास इस चीज का निपटारा होने वाला है। बहुत होगा तो अमेरिका हॉर्मुज में जो ईरान को जो चुंगी मिलेगी उसका कोई हिस्सा मांग लेगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये हो सकता है, जिस तरह से पाशा साहब ने कहा, कि इजराइल इस चीज से अपने आप को अलग पाते हुए वो कुछ बदमाशी करने की कोशिश करे। लेकिन अब मेरे ख्याल से पूरी की पूरी पिछले 40 दिन में विश्व राजनीति बदल गई है। रशिया, चाइना, ईरान, इस तरह के बहुत मजबूत देश, और ये सब एक तरफ आ गए हैं। दूसरे तरफ अमेरिका काफी कमजोर हुआ है, क्योंकि अमेरिका के जो सबसे निकटवर्ती साथी थे, नेटो जैसे देश, वो भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। अमेरिका जिनके लिए लड़ाई लड़ रहा था, चाहे वो खाड़ी के देश हों, चाहे इजराइल हों, वो लोग बहुत कमजोर हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका फिर से इस दलदल में, भगवान की कृपा से किसी तरह तो ये गलती से इस दलदल से हॉर्मुज का नाग कांटा नहीं, इनको लपेट लिया था, काटने से पहले इन्होंने हाथ छुड़वा लिया है। अब फिर उस नाग के पास जाने की ये गलती मेरे ख्याल से कोई नहीं करता है। एक तो आप नाग के चपेट में आ चुके थे, उसने नहीं काटा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर हट गए तो फिर आप उस नाग के चक्कर में नहीं जाएंगे। लेकिन इस चीज में मेरे ख्याल से एक अंत में बता देता हूँ, मेरे ख्याल से अब भारत का बच्चा भी शायद, अब धन्यवाद ईरान को, ये जान गया है कि अपना निवेश अगर करना है तो निवेश करना चाहिए व्यवस्था पर, व्यक्ति पर निवेश नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत बनेगा तब जब भारत भी व्यक्तियों में निवेश कम करेगा। अब भारत के जो राजनेता हैं, उनको एक योजना बनानी पड़ेगी कि ये बाइनरी जो होता है ना, इंडिविजुअल्स की बाइनरी, की ये लीडर अच्छा या वो लीडर अच्छा, ये कैप्टन अच्छा कि वो कैप्टन अच्छा, कैप्टन अच्छा से नहीं होता है। आपकी टीम अगर अच्छी होती है तो उसी टीम के अंदर से कोई एक अच्छा कैप्टन बन जाता है। आपको अपनी व्यवस्था पर निवेश करना पड़ेगा। टीम इंडिया कैसे खड़ा करें इसकी चिंता कीजिए, टीम इंडिया का लीडर कौन होगा इसकी चिंता मत कीजिए। लीडर तो आपका बहुत बार गलती करके आ चुका, कहीं फादरलैंड बोल दिया, कहीं गले में मेडल लटका के आ गया, लेकिन गले में तो मेडल आपका है, जीतने वाला ईरान हो गया, मेडल आपके हाथ में रह गया, लेकिन कप तो वो लेके चला गया, मैच तो वो जीत गया। तो इस तरह की चीजों का, जिस चीज को हल्कापन कहते हैं, बकैती थोड़ी कम करनी चाहिए।
अपनी क्षमता का विस्तार ज्यादा करना चाहिए। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि आप अगर बोलिए कम, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आप अपना काम करते जाइए, दुनिया अपने आप आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। ये सेल्फी लेने के चक्कर में, वीआईपी लोगों के साथ फोटो लेने के चक्कर में, खी करने के चक्कर में अपनी भद्द पिटवाएंगे तो पाकिस्तान जैसा देश जिसका कि सच में कोई वजूद नहीं है, वो भी कूद जाएगा और विश्व पंच बन जाएगा। ये स्थिति तो आ गई है। और ये मेरे ख्याल से भाजपा की सरकार ने जो ये बहुत ज्यादा नारेबाजी इस देश को पिछले 10 साल में दी है, काम करना है कम और नारेबाजी ज्यादा देना है, उसके कारण ये स्थिति आई है। आशा करते हैं इस देश की जनता अब नारेबाजी कम करेगी और अपने आप में, चाहे वो व्यक्ति के नाते हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारी संस्था हो, चाहे हमारा राज्य हो, चाहे हमारा देश हो, हर जगह हमें काम ज्यादा करना है। बोलने की आदत थोड़ा घटाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।